आज के इस लेक्चर में मैं फ्लूइड मैकेनिक्स का गुप्ता से फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो मेरा जो गुप्ता का फ्लूइड मैकेनिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन है, पास्कल सेकंड किसका यूनिट है बोल रहा है। तो पास्कल सेकंड क्या होता है? पास्कल सेकंड बोले तो क्या हो जाएगा, पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और सेकंड बोल रहा है तो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर क्या होता है, डायनेमिक विस्कोसिटी का होता है। जबकि काइनेमेटिक विस्कोसिटी का बात करते हैं तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है, ये होता है। तो आपका जो होगा पास्कल सेकंड आपका डायनेमिक विस्कोसिटी का हो जाएगा। आइडियल फ्लूइड कौन सा? आइडियल फ्लूइड, तो आइडियल फ्लूइड वो होगा जो आपका इनकम्प्रेसिबल होगा, नॉन विस्कस होगा, और क्या होगा, दैट इज इमेजिनरी फ्लूइड। तो आपका आइडियल फ्लूइड वो होगा इनकम्प्रेसिबल और फ्रिक्शनलेस हो जाएगा। विस्कोसिटी आपका नहीं होगा तो फ्रिक्शनलेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ द काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी का पहले ही बता चुका हूँ, मीटर स्क्वायर पर सेकंड या सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ऑलरेडी डिस्कस। इसको स्टोक भी बोलता है, स्टोक। ये आप याद रख रहे हो, 1 स्टोक में इतना सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड हो जाता है। ये गलत लिखा हुआ है, ये सही है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड हो जाएगा। चलिए, क्योंकि एक स्टोक कोई होता है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड को ही स्टोक बोलते हैं, स्क्वायर पर सेकंड को ही स्टोक बोलते हैं। उसको मीटर में बदलोगे तो आएगा। इफ द डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड आपका दिया हुआ, म्यू आपका दिया हुआ, डायनेमिक विस्कोसिटी म्यू दिया हुआ, फाई में दिया हुआ, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द दिया हुआ है, देन काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी इक्वल टू हो जाता है आपका डायनेमिक विस्कोसिटी बाय डेंसिटी। तो आप कर लो यहाँ से, तो डायनेमिक विस्कोसिटी कितना दिया हुआ, पॉइंट में दिया हुआ। तो आप जानते हो कि आपका जो 1 न्यूटन सेकंड बराबर न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, या बोल सकते हो आप 1 पास्कल सेकंड बराबर हो जाता है 0.1 आपका क्या हो जाएगा, यही हो जाता है 1 पास्कल सेकेंड बराबर हो जाता है आपका 0.1 पॉइज हो जाता है। तो आप उसको कन्वर्ट कर दो, आपका 0.5 पॉइज दिया था तो आपका 0.5 को इतना हो जाएगा न्यूटन सेकेंड में। तो मैंने काइनेमेटिक विस्कोसिटी के लिए क्या फॉर्मूला बताया, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इक्वल टू 0.05 डिवाइडेड बाय आपका डेंसिटी कितना दिया हुआ था, आपका डेंसिटी 5.5 था, तो आपका डेंसिटी हो जाएगा 500 केजी पर मीटर क्यूब। सिंपल बात। तो इसको आप सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, यहाँ से आप क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 जीरो 5 कट जाएगा, 1 × 10⁻⁻⁴ हो जाएगा। ये क्या आएगा, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो इसको कन्वर्ट करोगे सेंटीमीटर स्क्वायर में पर सेकंड में, तो 10⁻10⁻1 स्ट्रोक आ जाएगा। स्ट्रोक या तो उसको बोल सकते हो सेंटीमीटर पर सेकंड, यही हो जाएगा। आप देख लेना, इजी है, सी हो जाएगा। मैं इतना टाइम पास नहीं करूंगा, ये तो इजी क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन से बात करता हूं। द विस्कोसिटी ऑफ ए गैस, विस्कोसिटी ऑफ गैस क्या होगा, अगर आप टेम्परेचर का आप इंक्रीज करते हो अगर आप गैसेस का, तो क्या होगा, जो आपका गैसेस में क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने से मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर बढ़ जाएगा, एक दूसरे से ज़्यादा टकराने लगेगा, तो आपका विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगा विद इंक्रीज द टेम्परेचर।
टेम्परेचर इंक्रीज करने से आपका गैस का विस्कोसिटी इंक्रीज होता है और लिक्विड का क्या होता है, डिक्रीज होता है। द न्यूटन लॉ ऑफ द विस्कोसिटी रिलेटेड टू, न्यूटन लॉ ऑफ द विस्कोसिटी क्या कहता है, शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, शेयर स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेन। तो आपका न्यूटन लॉ ऑफ द विस्कोसिटी क्या हो जाएगा, शेयर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, ये क्या हो जाएगा, ये दोनों का बीच का रिलेशन बताता है, वही है ना। यहाँ पे हो जाएगा शेयर स्ट्रेन, या तो डी वाई बाई डी एक्स लिख दो या डी थीटा बाई डी डी लिख दो यहाँ पे आप। तो इसको क्या बोलता है, रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, ये पहले ही बेसिक चैप्टर में ही पढ़ोगे। तो शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, ये दोनों का बीच का रिलेशन है न्यूटन लॉ ऑफ द विस्कोसिटी। द राइज ऑफ द सरफेस, राइज ऑफ द स्पेसिफिक वेट आपका गामा दिया हुआ है, द कैपिलरी ट्यूब का रेडियस कितना दिया हुआ है, तो आपका राइज एच इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 4 सिग्मा बाई, यहाँ पे कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा बाई रो जी और डी देता है डी। तो आपका रेडियस के टर्म में बोला है, तो आर के डी के जगह पर डाया के जगह पर 2 इंटू आर रेडियस लिख दो, तो 2 कट जाएगा, cos थीटा कुछ नहीं दिया है तो cos थीटा 90 हो जाएगा, तो cos 0 भी हो जाएगा, कुछ नहीं बोल रहा तो 1 हो जाएगा इसका वैल्यू, तो 2 हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा सॉल्व करने के बाद, 2 सिग्मा बाई रो जी आर, तो रो जी आर, और रो जी को क्या लिख सकते हो, गामा लिख सकते हो, गामा आपका क्या हो जाएगा, 2 सिग्मा बाई आर गामा हो जाएगा सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंटेंसिटी ऑफ द प्रेशर डेवलप बाय द सरफेस टेंशन आपका दिया हुआ, सरफेस टेंशन दिया हुआ एंड ड्रॉपलेट बबल का डायमीटर दिया हुआ। तो ड्रॉपलेट बबल के केस में मैं इसमें एक डेरिवेशन करके दिखा दे रहा हूँ। अगर बबल ड्रॉपलेट बबल की बात कर रहा है, ड्रॉपलेट बबल, कुछ बबल मान लो बबल का काटोगे तो कुछ ऐसा बनेगा, तो बबल में क्या है, ड्रॉपलेट ड्रॉपलेट ऑफ द वाटर, बबल नहीं है, ड्रॉपलेट ऑफ द वाटर है। तो इसमें जो आएगा सरफेस टेंशन की वजह से सिग्मा आएगा, तो सिग्मा कहाँ आ रहा है, पेरिफेरी पे आ रहा है, तो पाई डी हो जाएगा इसका पेरिफेरी इनटू सिग्मा, ये टोटल फोर स्ट्रेस इनटू आपका जो एरिया इस लाइन ऑफ एरिया पे लग रहा है तो आपका ये हो जाएगा, और बटे आपका जो प्रेशर किस एरिया पे लग रहा है, इस एरिया पे टोटल एरिया पे लग रहा है, तो पाई बाई 4 इनटू डी स्क्वायर इनटू डेल्टा पी, तो पाई पाई तो कट गया, और एक डी से एक डी, दोनों डी एक ही है, एक डी से एक डी गया, और इसमें क्या आ गया, डेल्टा पी इक्वल टू आपका क्या आ गया, 4 सिग्मा बाई आपका क्या हो जाएगा, डी, यही हो जाएगा ना जी, 4 सिग्मा बाई डी। मैंने डेरिवेशन करवा के रख दिया, अब सारा वैल्यू डाल दो, सारा वैल्यू दिया हुआ है, सरफेस टेंशन सिग्मा का वैल्यू दिया हुआ है, डायमीटर भी दिया हुआ है, आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा आंसर। मैं सॉल्यूशन करने नहीं जा रहा है, आपको एक आइडिया बता दिया है कैसे डेरिवेशन होता है। अगर आपका ड्रॉपलेट का बोल दिया, तो ड्रॉपलेट के केस में तो टोटल वाटर है, तो सरफेस टेंशन एक एयर और वाटर, अंदर में भी वाटर है ना, ड्रॉपलेट के अंदर वाटर होता है। अगर बोलता है एयर बबल, तो इसमें एयर बबल के केस में क्या होता है कि एक थिन लेयर होता है बबल का, पानी का एक थिन लेयर होता है, तो उसमें क्या होता है कि सिग्मा एक आउटर सरफेस के कांटेक्ट में था, तो एक आउटर सरफेस के पास सिग्मा आता और एक इनर सरफेस के कांटेक्ट में सिग्मा आता, तो यहाँ पे हो जाता पाई डी इंटू सिग्मा, तो दो सरफेस एरिया कांटेक्ट में आया तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बाकी पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू डेल्टा पी कर लो, सेम बात पिछला वाला। तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे डेल्टा पी और सॉफ्ट बबल के लिए, तो आ जाएगा 2 सिग्मा बाई डी।
फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन, द सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर क्या होगा? आपका इंक्रीज विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर का डिक्रीज होने से सरफेस टेंशन क्या होगा? सिग्मा इंक्रीज हो जाता है, सिंपल बात है सब। वन किलो पास्कल आर इक्विवेलेंट टू 1 किलो पास्कल, 1 किलो पास्कल के बारे में पूछ रहा है। तो 1 किलो पास्कल को आप कन्वर्ट करो न्यूटन में, तो ये तो ऑलरेडी आपका हो जाएगा, किलो को न्यूटन में बदलोगे थी, आपका सिंपल न्यूटन में बदलोगे तो 1 × 10⁻³ और पास्कल क्या होता है? पास्कल को क्या लिख सकते हो? यहाँ पे हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो आपका कितना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द लिक्विड हैज ग्रेटर कोहेशन देन एडहेशन with the solid then liquid in capillarity tube, अगर कह रहा है कि आपका कोहेशन ज्यादा है तो कोहेशन और एडहेशन की बात कर रहा है। तो कोहेशन मतलब क्या होता है कि जो लिक्विड है वो लिक्विड सेम लिक्विड के पार्टिकल के बीच के फोर्स को आपको कोहेशन बोलते हैं, और लिक्विड अनदर लिक्विड दो अदर मटेरियल के बीच के फोर्स को क्या बोलते हैं? एडहेशन बोलते हैं, सिंपल बात है। तो कह रहा है कोहेशन ज्यादा है, तो देखिए एक कैपिलरिटी राइज होता है, एक कैपिलरिटी फॉल होता है। तो कैपिलरिटी फॉल में कुछ ऐसा सरफेस बनता है एंड कैपिलरिटी राइज में कुछ ऐसा बनता है सरफेस, यही पढ़ रहे हो ना? तो क्या यहाँ पे क्या हो रहा है? कोहेशन ज्यादा हो रहा है, तो कोहेशन ज्यादा हो रहा है मतलब कि फोर्स आपका जो पार्टिकल वाटर पार्टिकल का एक दूसरे का फोर्स ज्यादा है, तो इसमें फोर्स ज्यादा है इसलिए ये आप इधर खींच लिया है, तो अपना इसमें आपका कैपिलरिटी फॉल हो रहा है। इस केस में ये ड्रॉप इन कॉन्वेक्स अपवर्ड ड्रॉप हो रहा है, और इसमें बात करता तो ये कैपिलरिटी राइज के केस में एडहेशन ज्यादा है, ग्लास ट्यूब और आपका जो वाटर के बीच में जो फोर्स है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू कोहेशन, तो एडहेशन ज्यादा है इस केस में, तो कैपिलरिटी ज्यादा, और कैपिलरिटी के केस में क्या एडहेशन, कैपिलरिटी राइज के केस में क्या एडहेशन फोर्स ज्यादा है, आपका कोहेशन फोर्स, तो आपका ये हो जाएगा। तो इस केस में क्या कर रहा था, आपका कोहेशन ज्यादा है तो आपका कैपिलरिटी ड्रॉप हो जाएगा। इसका सरफेस कैसा बनता है? कॉन्वेक्स अपवर्ड। इंश्योर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट, आपका 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसको पढ़ो अपना बनाओ। द सरफेस टेंशन ड्यू टू द कोहेशन ओनली, सरफेस टेंशन ओनली कोहेशन की वजह से होता है। सही बात है, सरफेस टेंशन किससे होता है? कोहेशन की वजह से। कैपिलरिटी ड्यू टू एडहेशन ओनली, गलत बात है, एडहेशन से थोड़ी होता है, एडहेशन कोहेशन दोनों ही वजह से होता है, ओनली को होता है। द सरफेस टेंशन बोथ ड्यू टू एडहेशन एंड कोहेशन, कैपिलरिटी ड्यू टू कोहेशन एंड ड्यू टू बोथ, सॉरी यहाँ पे सरफेस टेंशन लिख दिया, गलत है। कैपिलरिटी आपका किससे होता है? एडहेशन एंड कोहेशन दोनों की वजह से होता है, और सरफेस टेंशन ड्यू टू टेंशन किसकी वजह से होता है? सरफेस टेंशन ओनली कोहेशन की वजह से होता है। सरफेस टेंशन की बात करते हैं तो सरफेस टेंशन का टेस्ट जो करते थे उसमें क्या करते थे, दोनों के बीच का आपका वाटर मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स निकालते थे। एक ऐसा कुछ अपडेटस होता था, उसको हम खींचते थे तो कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो सरफेस टेंशन का यूनिट क्या होता था? न्यूटन पर मीटर, उससे कुछ करते थे अपना। तो सरफेस टेंशन होता है ड्यू टू कोहेशन होता है, और कैपिलरिटी राइज ड्यू टू कोहेशन एंड एडहेशन, आपका बोथ हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। द प्रेशर का ऑफ कितना दिया है? द प्रेशर ऑफ 200 किलो पास्कल इज इक्विवेलेंट टू हेड x मीटर ऑफ द कार्बन टेट्राक्लोराइड, द डेंसिटी दिया हुआ है, x शुड भी पूछ रहा है। तो आपका सिंपल है, इसमें हमको ढेर मात्रा नहीं लगाना है। तो आप क्या पढ़ो, प्रेशर का फार्मूला क्या पढ़ो हो, P का क्या होता है? रो जी एच होता है, यही पढ़ा था ना। तो आपका रो सिंपल ना भी माथा लगाना, तो क्या हो जाएगा? रो कितना हो जाएगा?
1.59 इंटू कितना हो जाएगा, आपका डेंसिटी इतना हो जाएगा 1 इंटू 1000। जी कितना हो जाएगा, कुछ नहीं दिया है तो 10 मान लो, या तो 9.8 ले लो, 9.81 ले लो, क्लोज क्लोज ऑप्शन है। और एच कितना दे दिया, एच तो हमारा एक्स है, ये तो फाइंड करना है। और टोटल प्रेशर कितना है 200 किलो पास्कल को इसमें बदल लो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल, मैंने वही काम किया, आपका ये आ जाएगा आंसर। फॉर द वर्टिकल सेमी सर्कुलर प्लेट सबमर्ज्ड इन होमोजेनियस लिक्विड विद द डायमीटर d अगर दिया हुआ at the free surface, the depth of the center of the pressure from the free surface, आपका सेमी सर्कुलर है, आपका सबमर्ज्ड इन होमोजेनियस लिक्विड है, आपका डायमीटर d है एट द फ्री सरफेस, ऐसा कुछ प्लेट है, ये सबमर्ज है, ऐसे कुछ फ्री सरफेस पे है, ऐसा कुछ कंडीशन दिया होगा। तो आपका पूछ रहा है सेंटर ऑफ प्रेशर कहाँ पे होगा। सेंटर ऑफ प्रेशर का फॉर्मूला होता है सीपी का एच बार प्लस क्या हो जाएगा आईजीजी प्लस ए इंटू एच बार। तो आपका ए हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सी एच प्लस ए, देख लो। जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है 4r/3π, 4r/3π। तो आप सॉल्व करो इसको बैठ कर, मैं वो बता दिया 4r/3π हो जाएगा, और आई आपका आईजीजी हो जाएगा जो आपका पाई d⁴ आपका क्या हो जाएगा 128 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लो, आप इस फार्मूले में डाल के पिछले वाले, ये यहाँ पे मिसप्रिंटिंग है कुछ तो अच्छा है, इसको एच बार कर लो और इसको सीपी लिख लो, आपका हो गया। सॉल्व कर लो, सिंपल वन है। नेक्स्ट, द प्रेशर इंटेंसिटी इज द सेम फॉर ऑल डायरेक्शन एट ए पॉइंट। प्रेशर इंटेंसिटी की बात कर रहा है, इज द सेम इन ऑल डायरेक्शन एट ए पॉइंट, किसमें होगा when fluid have a no relative motion one layer to other relative layer, तो आपका सेम होगा ऑल डायरेक्शन। ऑल डायरेक्शन में आपका फोर्स क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि हम जब निकालते थे प्रेशर, मान लीजिए कोई टैंक है उसके डी डेप्थ पे निकालते थे वाटर, तो ऑल डायरेक्शन में कितना फोर्स लगाता था, रो जी एच के बराबर लगाता था। अगर आपका फ्लूइड मोशन में आ जाए तो ये कुछ अलग अलग हो जाएगा, जिस डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा हो उस डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स लगेगा। तो आपका नो रिलेटिव मोशन के केस में फ्लूइड ऑल डायरेक्शन में सेम फोर्स लगाता है किसी भी डेप्थ पर्टिकुलर डेप्थ। इन ओपन कंटेनर 1 मीटर डीप एंड ओपन टैंक कंटेन 1 मीटर डीप, एक ओपन टैंक है 1 मीटर डीप, water with the 50 सेंटीमीटर एंड while specific gravity आपका इतना दिया हुआ है, the intensity of the pressure आपका bottom of the tank कितना होगा। ओपन टैंक है तो उसमें क्या कर रहा है 1 मीटर डीप में वाटर है, 50 सेंटीमीटर में आपका वाइल है, तो सिंपल है रो जी एच करके निकाल दो प्रेशर। तो आपका वाटर का डेंसिटी 1000 होगा तो इसलिए नीचे रहेगा, और वाइल का आपका दिया हुआ है 8.8 दिया है स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो 800 हो जाएगा उसका डेंसिटी केजी पर मीटर। तो आप क्या कर लोगे, रो ऑफ वाटर रो डब्ल्यू इंटू जी इंटू एच ऑफ द वाटर, एच वाटर कितना हो जाएगा 1 दिया हुआ है, प्लस आप क्या करोगे रो वाइल इंटू जी इंटू एच कितना दिया हुआ है 0.5 मीटर। तो आप इसको सॉल्व कर लेना, सारा डाटा डाल के आपका आंसर मिल जाएगा। ये आएगा 14।
द पोजीशन ऑफ द सेंटर प्रेशर व्हेन वन प्लेन सरफेस इमर्ज वर्टिकली इन ए स्टैटिक मास फ्लूइड। द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर पूछ रहा है, अगर आप क्या कर रहे हो, वर्टिकल प्लेन सरफेस इमर्ज इन, तो क्या होगा, ऑलवेज बिलो द, आपका सेंटर ऑफ द प्रेशर क्या होता है, ऑलवेज बिलो द सेंट्रोइड होता है। सीपी क्या होता है, ऑलवेज बिलो, सीपी का फार्मूला में ही देखो, आप सेंटर ऑफ प्रेशर निकालते हो तो एच बार प्लस में कुछ ऐड हो रहा है उसके साथ, आई जी जी हो, जी जी आई जी जी इंटू क्या होगा, एरिया इंटू एच बार हो जाता है। तो आपका तो एच बार हो गया सेंटर ऑफ प्रेशर, तो उससे तो ज्यादा ही देखते हैं ना, सेंटर ऑफ ए वाला टर्म ऐड हो जा रहा है, तो आपका इस क्या हो जाएगा, ऑलवेज बिलो द सेंटर ऑफ एरिया, सेंट्रोइड ऑफ एरिया से तो नीचे ही होगा ना सेंटर ऑफ प्रेशर, वही बात कर रहा था। द वर्टिकल ट्रायंगुलर एरिया विद द वर्टेक्स डाउनवर्ड, ट्रायंगुलर एरिया है, वर्टेक्स उसका डाउनवर्ड है, तो कुछ ऐसा कहानी होगा, इसका वर्टेक्स से हो गया डाउनवर्ड, आपका उसका वर्टेक्स का एच दिया हुआ है, एंड बेस लेइंग फ्री सरफेस, बेस का फ्री सरफेस से कांटेक्ट है। Of the liquid, the center of pressure below the free surface, at distance कहाँ होगा, सेंटर ऑफ प्रेशर का पूछ रहा है, तो सेंटर ऑफ प्रेशर निकालने के लिए क्या करेंगे, वही फार्मूला लगा देंगे। तो आपका ये, अब मेरा क्वेश्चन में क्या था, ऐसा कुछ था, तो इसका जो आई एच बार होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी h/3 पे होगा, तो हम इसको सॉल्व करेंगे, एच बार इंटू इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, सीजी क्या हो जाएगा, BH/36 हो जाएगा हर ट्रायंगुलर का, आप सॉल्व कर लेना, इनटू एरिया BH हाफ BH इनटू h/3 आपका हो गया, इसको सॉल्व करोगे तो h/2 आंसर आ जाएगा। द टोटल प्रेशर ऑन प्लेन सरफेस, प्रेशर ऑन द प्लेन सरफेस इंक्लाइंड थीटा विद द हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू, अब टोटल प्रेशर पूछ रहा है, टोटल प्रेशर ऑन इंक्लाइन सरफेस विद द थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, मान लो कुछ थीटा, ऐसा कुछ थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, तो प्रेशर कितना लगाएगा, तो प्रेशर तो हमारा इस प्रोजेक्टेड एरिया पे लगाएगा, प्रोजेक्टेड एरिया क्या हो जाएगा इसका, टोटल प्रेशर ऑन द प्लेन सरफेस कितना हो जाए, टोटल जो प्रेशर होगा आपका P है, तो आपका क्या पूछ रहा था, प्रेशर है, टोटल प्रेशर, प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू आपका वेयर इंटेंसिटी, ओ वेयर द प्रेशर इंटेंसिटी एट द सेंट्रोइड एरिया एंड ए इज द एरिया ऑफ द प्लेन सरफेस, तो प्रेशर इंटेंसिटी P दिया हुआ है, तो P इनटू एरिया हो जाएगा टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर ऑन द प्लेन सरफेस इंक्लाइंड विद द थीटा, तो P रो जी H हो जाता है प्रेशर, तो प्रेशर इनटू एरिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्टिकल रेक्टेंगुलर प्लेन सरफेस इज सबमर्ज्ड इन द वाटर, सबमर्ज्ड इन द वाटर एट द टॉप एंड बॉटम, आपका दिया हुआ कितना देखते हैं, वाटर सरफेस respectively below the free surface with respect to free surface, the position of the center below the free surface will be, तो आपका दिया हुआ है
मान लो ये फ्री सरफेस है, तो यहाँ से 1.5 मीटर आपका डिस्टेंस पे क्या है, पहला टॉप सरफेस, उससे 6 मीटर डिस्टेंस पे क्या है, 6 मीटर डिस्टेंस पे। तो टोटल इसका जो हाइट हो गया कितना हो गया, 4.5 हो गया। तो इसका एच बार निकालोगे तो 4.5 प्लस क्या हो जाएगा, एच बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी जी कहाँ से ऊपर से लेंगे, तो 1.5 प्लस 4.5/2 हो जाएगा एच बार। तो ये हो गया, आप यहाँ पे आप डाटा डाल के सॉल्व कर लो सारा सीपी में, वही हो गया, एच बार निकल गया आपका। तो आपका सीपी क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा ना, यहाँ पे गंदा तरीका सॉल्यूशन दिया है। आपका सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच बार प्लस आई जी जी आपका इंटू क्या हो जाएगा, एरिया इंटू आपका क्या एच बार। तो आप इसको इसमें आपका एच बार आ गया, आई जी जी क्या हो जाएगा फॉर ट्रायंगल के लिए BHQ/12 आप डाल देना, और यहाँ से एरिया डालोगे B इंटू एच, तो यहाँ से B कट जाएगा क्योंकि B नहीं दिया हुआ था, और एच का एच स्क्वायर हो जाएगा, एक कट जाएगा। तो आप इसको सॉल्व कर लेना, आ जाएगा आंसर इजी था। द सेंटर ऑफ buoyancy इज सेंटर buoyancy ऑलवेज, सेंटर ऑफ buoyancy कहाँ पे होता है, coincide with the centroid of the volume displaced by the liquid। ये आपका सेंटर ऑफ buoyancy का डेफिनेशन में ही है। सेंटर ऑफ द buoyancy क्या होता है कि आप कोई आप ड्रम है, मान लिया कोई आपका बॉडी था, उसको वाटर में डाल दिए, वाटर में डाल दिए तो आपका क्या कर रहा है, तो सेंटर ऑफ buoyancy वहाँ पे लाई करेगा जितना, मान लिया कि इतना लिक्विड को डिस्प्लेस किया, वाटर कितना लिक्विड को डिस्प्लेस किया, तो डिस्प्लेस किए गए लिक्विड के का जहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगा वही पर उसका सेंटर ऑफ buoyancy हो जाएगा। तो coincide with the centroid with the volume of the displaced fluid या लिक्विड, वही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो if the weight of the body emerge in a fluid exceed then buoyant force then body will be, the weight of the body emerge in fluid exceed the buoyant force then body will तो आपका क्या होगा, tend to move downward and maybe finally sink। तो आपका बॉडी ऑफ द इमर्शन आपका एक्सीड कर रहा है फ्लूइड में, तो क्या होगा, buoyant force then body will be क्या होगा, आपका buoyant weight से आपका क्या कर रहा है, बॉडी आपका buoyant weight क्या था, जितना आपका जो लिक्विड था, जितना डिस्प्लेस हुआ था लिक्विड, उसका वेट जितना हटाएगा, जो कि हटा था लिक्विड, उसके वेट के बराबर होता है, buoyant force ऊपर की ओर लगता है। तो buoyant force से एक्सीड कर रहा है किसका, weight of the body of the immersion in the fluid exceed the buoyant force, एक्सीड फोर्स से buoyant force से इंक्रीज कर रहा है, तो क्या होगा, फिर बॉडी ऑफ द वेट आपका लिक्विड ऑफ द वेट से ज्यादा हो रहा है, तो क्या होगा, अब उसमें सिंक करने लगेगा, डूबने लगेगा, टेंड टू मूव डाउनवर्ड एंड फाइनली सिंक हो जाएगा, डूब जाएगा। तो ही हो गया, तो देख लो इसका ये क्या लग रहा है, buoyant force ऊपर की ओर लग रहा है, वेट ऑफ द लिक्विड, वेट आपका नीचे की ओर लगेगा वाटर में। तो इक्विलिब्रियम बॉडी दोनों अगर बराबर हो गया तो आपका समझ में रहे, जस्ट लाइक ऐसे बनेगा, ये अगर थोड़ा सा भी वेट बढ़ा तो वेट आपका सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा। मेटासेंट्रिक हाइट फॉर ए स्मॉल वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ द हिल इज द डिस्टेंस बिटवीन, क्या हो जाएगा, मेटासेंट्रिक हाइट क्या हो जाता है बेसिकली, तो मेटासेंट्रिक हाइट इक्वल टू हो जाता है आपका सेंटर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन, क्या क्या हो जाता है आपका, जो भी मेटासेंट्रिक हाइट हो जाएगा, तो मेटासेंट्रिक हाइट क्या हो जाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी और मेटासेंटर एम का बीच जो आपका डिस्टेंस होता है उसको मेटासेंटर बोलते हैं, जी एम इक्वल टू मेटासेंटर हो जाएगा।
if the floating body is said to be in a state of stable equilibrium, floating body कह रहा है कि stable equilibrium है, then the meta center lie above the center of the gravity. आपका जो केस होगा, आपका जब आपका मेटा सेंटर एबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहेगा तो बॉडी फ्लोटिंग बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा। मैं एक फोटो पास दिखा देता हूँ। मान लो ये लिक्विड है, फ्लोटिंग बॉडी है, मान लेते हैं ऐसे फ्लोटिंग बॉडी है, उसको टिल्ट मैंने थोड़ा सा दे दिया। इसका जो जी होगा कुछ यहाँ पे होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब पॉइंट को इधर टिल्ट करने से इधर शिफ्ट कर गया होगा, तो समझ करना होता है पॉइंट, तो बी इधर आ गया होगा, तो उससे जो परपेंडिकुलर लाइन खींचोगे वो क्या कहलाएगा, जहाँ पे कट करेगा ऐसे कुछ खींच दो एक लाइन। मान लो यहाँ पे कट कर रहा है, कहीं पे कट रहा है, मान लो यहाँ पे कट कर रहा है, तो आप टिल्ट किए हो तो आपका जो ग्रेविटी वाला आपका जी वाला फोर्स है, अगर टिल्ट करोगे तो क्या होगा, पॉइंट फोर्स किससे पास कर रहा है, मेटा सेंटर से पास कर रहा है, तो आपका जो पॉइंट फोर्स है जो इधर की ओर लगेगा, पॉइंट सेंटर मास वाला जो फोर्स है वो इधर की ओर लगेगा, वेट वाला। तो आप जब भी टिल्ट करोगे तो आपका ए वाला इधर की ओर जनरेट करेगा मोमेंट, और ये वाला किधर की ओर जनरेट करेगा, आपका इधर की ओर जनरेट करेगा। तो दोनों फिर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाना चाहेगा। तो ये वाला कंडीशन है जो स्टेबल कंडीशन है कि ऐसा अगर केस होता है तो स्टेबल हो जाएगा, फिर मेटा सेंटर अबव द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी, तो स्टेबल हो जाएगा, बॉडी सेड टू बी स्टेबल इक्विलिब्रियम। द इंक्रीज इन मेटासेंट्रिक हाइट, मेटासेंट्रिक हाइट इंक्रीज कर रहा है तो क्या होगा, इंक्रीज स्टेबिलिटी आपका इंक्रीज करेगा, क्योंकि आपका मेटा सेंटर जैसे ही ऊपर जा रहा था तो क्या होगा, उसको स्टेबल करने की टेंडेंसी बढ़ रही थी, एंड क्या कर रहा है, आपका स्टेबिलिटी तो इंक्रीज कर ही रहा है, और क्या करेगा, कंफर्ट को डिक्रीज करेगा। मेटा सेंटर आपका बढ़ेगा तो आप इसको याद रखना कि कंफर्ट डिक्रीज करेगा, स्टेबिलिटी को मेटा सेंट्रिक हाइट बढ़ाता है अगर बढ़ेगा तो, और कंफर्ट को डिक्रीज करेगा। A rectangular block 2 meter long, 1 meter wide, 1 meter deep, float in the water, the depth of immersion belong to 0.5 हो रहा है, तो आपका weight of the water दिया हुआ है, the weight of the block पूछ रहा है, आपका सिंपल क्वेश्चन है, आप ऐसा कुछ फोटो बनाओ और सॉल्व कर डालो। आपका कह रहा था कि 2 मीटर लॉन्ग है, मान लो कुछ होगा 2 मीटर, और 1 मीटर विड्थ है, अंदर की ओर होगा कुछ लॉन्ग, और इमर्शन 0.5 है, सिंपल वन। तो वेट ऑफ द ब्लॉक पूछ रहा है, तो वेट ऑफ ब्लॉक वही होगा जितना वेट ऑफ द लिक्विड वो डिस्प्लेस किया होगा, सिंपल वन। तो वेट क्या हो जाएगा डिस्प्लेस लिक्विड का, जितना की वॉल्यूम है तो डेंसिटी, तो डेंसिटी कितना है 10 इंटू आपका वॉल्यूम कितना हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक 2 इंटू आपका एल कितना 2 हो गया, और आपका डेप्थ ऑफ द इमर्शन 0.5 हुआ इंटू आपका कितना हुआ 1 हो गया। आप इसको सॉल्व कर लो, सिंपल वन, आपका 10 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपका the point in the immersed body through which the resultant pressure of the liquid may be taken at known as, आपका जहाँ से रिजल्टेंट प्रेशर लगता है उसको क्या बोलते हैं, सिंपल वन, सेंटर प्रेशर का जो डेफिनेशन था उसमें यही बोला गया था कि जहाँ पर से इमर्स्ड बॉडी का जो फोर्स प्रेशर पास करेगा वही हो जाएगा सेंटर ऑफ द प्रेशर। द पॉइंट इन विच इमर्स्ड बॉडी through which resultant pressure of the liquid is taken act as known as, क्या हो जाएगा आपका center of the pressure, सिंपल होना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वेसल कंटेनिंग लिक्विड मूव डाउनवर्ड्स। अब कोई वेसल आपका लिक्विड है, अगर कोई वेसल में ऐसा कोई वेसल है उसमें कंटेन लिक्विड है, लिक्विड कंटेन कर रहा है और डाउनवर्ड से मूव कर रहा है, तो आपका डाउनवर्ड से कुछ एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन इक्वल टू जी, वो जी से नीचे जा रहा है, तो क्या होगा? तो आपका जो नीचे की ओर जो ड्यू टू द ग्रेविटी क्या लगता है, एक्सेलरेशन जी लगता है, और हम उसको नीचे ले जा रहे हैं जी से, तो प्रेशर थ्रू आउट द लिक्विड मास इज एटमॉस्फेरिक हो जाएगा, क्योंकि आपका जो प्रेशर हो जाएगा वो तो जीरो लगाएगा ना बॉटम में, क्योंकि अगर आपका इस केस में आप पढ़े होगे कि अगर आपका लिफ्ट में ऊपर की ओर जाते हैं तो मेरा इफेक्टिव एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, इफेक्टिव एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, आप आपका जी जो एक्स प्लस क्या हो जाएगा, जितने एक्सेलरेशन से लिफ्ट ऊपर की ओर जा रहा है, अगर आप डाउनवर्ड की केस में जा रहे हो तो डाउनवर्ड के केस में इफेक्टिव एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जी और माइनस ऑफ जितना इफेक्टिव आपका जितने एक्सेलरेशन से नीचे जा रहे हो, तो आपका इस केस में क्या हो जा रहा है, जो डाउन जाने का एक्सेलरेशन है वो जी बोल रहा है मेरा क्वेश्चन में, तो दोनों घटा के आपका जी इफेक्टिव तो जीरो आ गया, तो प्रेशर आपका जो होगा एटमॉस्फेरिक हो जाएगा इस केस में, तो व्हाट द लिक्विड मास। नेक्स्ट क्वेश्चन, when the liquid rotate in constant angular velocity about the vertical axis as a rigid body, the pressure intensity varies. कह रहा है कि अगर लिक्विड है तो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रिजिड बॉडी प्रेशर इंटेंसिटी वैरी, तो आपका क्या हो जाएगा, ए लिक्विड रोटेट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, मान लो कोई कंटेनर में लिक्विड था उसको कांस्टेंट ओमेगा से घुमा दिए, है ना ये, तो आपका कह रहा है कि वर्टिकल एक्सिस द रिजिड बॉडी द प्रेशर इंटेंसिटी वैरी क्या हो जाएगा, आपका स्क्वायर ऑफ द रेडियल डिस्टेंस हो जाएगा, तो प्रेशर का क्या हो जाता है, प्रेशर का क्या पढ़े थे, एच का जो फार्मूला पढ़े थे ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2g पढ़े थे, तो एच हो गया, प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाता है, पी इक्वल टू रो जी एच, तो एच का किसका फंक्शन है, आर का फंक्शन है, तो आर का फंक्शन है तो आर स्क्वायर का फंक्शन है, तो स्क्वायर के साथ वैरी करेगा, सिंपल बात है। ये वोल्टेज मोशन का क्वेश्चन हो गया। in an open cubical tank 2 meter side है, then water if the tank is rotated about an acceleration such that half of the water spill out, then acceleration, यहाँ पे गलत लिख दिया, rotated नहीं होगा, half of the क्या कह रहा है, half of the water spill out then acceleration is equal to, लीनियर मोशन की बात कर रहा था, तो यहाँ पर देखो सही बात किया, जो ए आप अगर ए एक्सेलरेशन से इस टाइम को इधर ले जाते हो किसी भी साइड में ले जाते हो, तो जो एंगल बनेगा तो एक tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा ए बाई जी, तो आपका कह रहा है कि आपका आधा टैंक खाली हो जाए, उसके लिए क्या केस होगा, तो आपके यहाँ पे आधा टैंक खाली हो जाएगा, तो आधा टैंक यहाँ पे कुछ ऐसे होता है, मैं अपना फिर अच्छा सा फोटो बना देता हूँ, मान लो यहाँ पे पूरा टैंक का पहले वाटर था, अब क्या हुआ, मेरा आधा टैंक खाली हो जाएगा, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये आधा टैंक खाली हो गया, ये 45 डिग्री पे आपका क्या हो जाएगा, 45 डिग्री, तो tan 45 बंद हो जाता है, तो a बाई अगर g इक्वल टू tan 45 डिग्री के बराबर हो जाता है, तो आपका क्या होगा, ऐसा कुछ शेप बनेगा तो आधा खाली हो जाएगा, तो सिंपल बात है a इक्वल टू g पे आधा टैंक खाली हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब कहोगे कि मैंने 45 डिग्री कैसे चूज कर लिया, तो आप देखो यहाँ पे मैंने मतलब ये पूरा टैंक भरा हुआ था, तो अब कह रहा है आधा टैंक खाली हो गया, तो आधा टैंक खाली का किस केस में डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, समझ लो ये गलत होता है। मान लो इतना टोटल टैंक का नीचे अब हो गया, तो ये आधा वॉल्यूम हो गया मेरा, अरे ये आधा वॉल्यूम इसमें इसका पानी निकल गया और ये पानी बचा हुआ है, तो आपका इस यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब ये tan थीटा का वैल्यू निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा h/2 और ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा b/2। तो क्यूबिकल केस में है तो h भी बराबर है b के बराबर है, तो tan थीटा निकालोगे तो तब दोनों बराबर है, तो tan थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। तो थीटा का वैल्यू 45 डिग्री हो रहा है, तो कुछ भी करो जो भी हो, और a/g हो जाएगा, तो 1 = a = g हो जाएगा, सिंपल। The right circular cylinder open at the top, आपका सिलेंडर है उसका ओपन है टॉप पे, is filled with the liquid and rotate about the vertical axis such that speed is the half of the liquid spill out than the pressure intensity at the center of the bottom। इसका लॉजिक ये है कि आपका ऐसा कुछ टैंक है सिलेंडर का, ये क्या कर रहे हो, ओमेगा से इसको घुमा रहे हो, तो आप अगर आप इसमें जो होता है केस आपका जो ऐसा कुछ एंगुलर रोटेशन देते हो सिलेंडर को, तो ऐसा कुछ प्रोफाइल बनता है, ये वाटर निकल चुका होगा, तो आपका ऐसा कुछ प्रोफाइल बना होगा, तो इसका जो कितना वाटर निकल चुका है उसका फार्मूला होता है आपका पाई/4 d² इंटू h हो जाता है /2, सिलेंडर के वॉल्यूम का आधा हो जाता है। तो जो आप आधा वाटर जब निकलेगा तो ए वाला जो है ये बॉटम फेस को टच करने लगेगा, तो यहाँ पे पूरा वाटर निकल चुका होगा, तो प्रेशर हाफ खाली होने के बाद बॉटम फेस पे सेंटर पॉइंट ऑफ द बॉटम के पास आपका 0 प्रेशर हो जाएगा, सिंपल बात है, वहां से वाटर सिंपल। यहाँ पे लगता है right circular cylinder open at the top filled with the liquid rotate about the vertical speed half of the liquid spill out then pressure intensity at the center। सही बात है, 0 हो जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ आंसर है तो गलत है। 1 सेकंड मैं चेक कर लेता हूँ। सही है, 0 होगा, ये गलत है, ये हो जाएगा आपको आंसर। The horizontal component of force on the curved surface is equal to horizontal component of the force on curved surface is equal to आपका क्या हो जाएगा, force on vertical projection of the curved surface। देखो आपका कुछ यहाँ पर दिया नहीं गया, मान लो कुछ कर्व सरफेस ऐसा मान लो, तो क्या होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑन द कर्व सरफेस, तो जो फोर्स होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे जो प्रोजेक्टेड एरिया पे, ये प्रोजेक्टेड एरिया कौन हुआ, ये हुआ इसका, ऐसा कुछ हुआ, इस पे जो प्रेशर लगाएगा, प्रेशर इनटू प्रोजेक्टेड एरिया जो होगा वही हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा, सिंपल। फोर्स ऑन वर्टिकल प्रोजेक्शन ही हो गया, प्रोजेक्शन ऑन द कर्व सरफेस। A closed tank containing water is moved in horizontal direction। एक क्लोज टैंक है, कंटेन कर रहा है वाटर, मूव इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन along the straight line the constant speed। The tank is also considered a steel ball। अब देखो
ऐसे अगर जा रहा है कांस्टेंट, आपका क्या जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, तो इसमें क्या है, स्टील बॉल है एंड एयर बबल है। बबल कुछ होगा, बबल क्या होगा, वाटर लिक्विड के सरफेस से होगा, और स्टील बॉल क्या होगा, बॉटम में होगा। द बबल ऑफ द एयर, इफ द टैंक आपका डिसएक्लेरेट कर रहा है तो आपका हॉरिजॉन्टल, देन आपका क्या होगा, अगर आपका गाड़ी डिसएक्लेरेट कर रहा है तो आपका क्या होगा, तो आपका जो स्टील बबल था तो आपका क्या था, पहले से एक्सीलरेशन में था, आपका तो क्या होगा, स्टील बबल क्या होगा, धीरे धीरे आगे चला जाएगा। क्या दिया ऑप्शन में, द बॉल मूव एट द फ्रंट एंड बबल कहाँ जाएगा, आप बबल कहाँ जाएगा, बबल मूव रियर के पास जाएगा। देखो ये गाड़ी कुछ ऐसा डायग्राम है, स्टील बॉल था और का बबल कुछ ऐसा था, बबल यहाँ पे था सरफेस पे, तो ये तो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा था तो रुका हुआ था, तो आप जब इसको रोकने लगोगे तो क्या होगा, डिस्क्लेट करने लगोगे, तो आपका ये वाला स्टील बॉल है जो आगे चला आएगा, यहाँ पे चला आएगा सारा बॉल आगे बढ़ के। अब बबल तो पानी से हल्का है, तो पानी से हल्का है तो पीछे चला जाएगा, जब डिस्क्लेट करोगे गाड़ी का तो पानी कुछ ऐसा हो जाएगा, पानी कुछ आगे शिफ्ट कर जाएगा, और जो हल्का वाला मटेरियल होगा पीछे चला जाएगा, जो भारी होगा सारा आगे जाएगा। सिंपल लॉजिक लगा लो। The added viscosity of the for turbulent flow, turbulent flow के लिए added viscosity जो होता है फंक्शन किसका होता है, added viscosity for the turbulent flow depend upon the flow पे डिपेंड करेगा। added viscosity आपका turbulent flow में किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड upon the flow condition क्या है, कितना वेलोसिटी है। तो since the shear stress in the turbulent flow ड्यू टू विस्कोसिटी, ड्यू टू टर्बुलेंस, जो एडिड विस्कोसिटी होगा वो टर्बुलेंस की वजह से होगा। एडिड विस्कोसिटी ये जो आपका है, जो विस्कोसिटी वाला है वो फंक्शन ऑफ द फ्लूइड है, बट ये वाला जो फंक्शन है टर्बुलेंट फ्लो वाला, ये फ्लो कंडीशन पे डिपेंड करेगा, डिपेंड अपॉन फ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, flow at the constant rate through a trap pipe, आपका जो फ्लो हो रहा है, फ्लो थ्रू आपका क्या है, flow at the constant rate through the trap pipe is आपका tapered pipe, tapering pipe, tapered pipe and tapering pipe, tapered pipe है कुछ। तो इसमें क्या होगा, एसटीडी के केस में क्या पढ़े थे, du/dt is a constant, किसी भी पॉइंट पे आपका वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, जीरो होगा तो एसटीडी होगा, चेंज हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और यूनिफॉर्म के लिए क्या पढ़े थे, du/dx इक्वल टू 0। तो आपका स्पेस के रिस्पेक्ट में अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो आपका यूनिफॉर्म होगा। तो एसटीडी विद रिस्पेक्ट टू किसी पॉइंट पे, तो वहाँ पे तो अगर कांस्टेंट डिस्चार्ज दे रहे हैं तो आपका किसी भी पॉइंट का तो टाइम के रिस्पेक्ट में आपका वेलोसिटी तो कांस्टेंट होगा, बट आपका एरिया अगर घटता जा रहा है तो एरिया घटेगा, तो आपका जो कंटिन्यूटी इक्वेशन होता है a1v1 इक्वल टू a2v2, तो यहाँ पे अगर आपका एरिया घटेगा तो वेलोसिटी तो बढ़ जाएगा ना, तो du/dx तो नहीं बड़ा, जीरो नहीं हो पाएगा, तो चेंज हो रहा है, तो आपका एसटीडी और क्या हो जाएगा, आपका एसटीडी हो जाएगा और नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, तो आपका बी इज द राइट ऑप्शन, टेपर्ड पाइप के केस में। In the two-dimensional incompressible STD flow around the airfoil, the streamline 2 cm apart, the great distance from the airfoil
फिर द वेलोसिटी आपका इतना दिया हुआ है, देन वेलोसिटी नियर द एयरफॉइल द स्ट्रीम लाइन आर द आपका कितना है 1.5 सेंटीमीटर अपार्ट है। तो इसमें क्या क्वेश्चन में क्या कहा था, 2 डायमेंशनल फ्लो है, तो कह रहा था आपका एयरफॉइल स्ट्रीम लाइन अगर 2 सेंटीमीटर अपार्ट है तो आप क्या पढ़े थे कंटिन्यूटी इक्वेशन में पढ़े थे a1 v1 = a2 v2। यही लगाओ 2 सेंटीमीटर अपार्ट एट द ग्रेटर डिस्टेंस द एयरफॉइल वेलोसिटी आपका दिया हुआ है 30। मान लो यूनिट लेंथ के लिए कंसीडर कर रहे हैं, तो यूनिट लेंथ के लिए करेंगे तो 1 यूनिट लेंथ ले लो आपका मान लो कि 2 सेंटीमीटर विड्थ है, तो उसके बीच में जो वेलोसिटी है वो कितना है आपका कितना दिया हुआ 30 मीटर पर सेकंड। अगर आपका कह रहा है कि अगर द वेलोसिटी ऑफ एयरफॉइल स्ट्रीम एट 1.5 सेंटीमीटर अपार्ट हो जाता है तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, ये भी यूनिट लेंथ के लिए ले लो, तो आपका जब करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये कुछ नहीं हुआ तो 1.5 को लिख सकते हो 3/2, तो 3 से कितना हो गया 10 हो गया और 8 × 4 हो गया तो 40 आ जाएगा वेलोसिटी 40 मीटर से। सही था, कुछ नहीं था, कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन दिया हुआ है, बर्नौली इक्वेशन दिया हुआ है, कांस्टेंट बेस्ड ऑन द फॉलोइंग असम्पशन रिगार्डिंग द फ्लो। बर्नौली इक्वेशन किसके लिए दिया गया, STD इनकम्प्रेसिबल फ्रिक्शनलेस अलोंग द स्ट्रीम लाइन, यही कंडीशन था, यही असम्पशन में था। असम्पशन ऑफ द बर्नौली इक्वेशन क्या था, STD इनकम्प्रेसिबल फ्रिक्शनलेस अलोंग द स्ट्रीम लाइन ही लगाना है आपको बर्नौली इक्वेशन। आपका बर्नौली इक्वेशन का जो आइडियल फ्लूइड के लिए था, विस्कोसिटी शुड बी 0, फ्लो शुड बी STD होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, इरोटेशनल होना चाहिए, इरोटेशनल अलोंग द स्ट्रीम लाइन ही लगेगा। बर्नौली इक्वेशन का ये असम्पशन एक बार देख लो, आपने डेरिवेट कर लो, फ्लो शुड बी आइडियल और फ्लो शुड आपका फ्लो क्या होगा STD इनकम्प्रेसिबल और इरोटेशनल अलोंग द स्ट्रीम लाइन। Then the viscosity velocity distribution in uniform over the cross section, the correction factor for momentum पूछ रहा है, यूनिफॉर्म ओवर द क्रॉस सेक्शन पूछ रहा है। अगर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपका कुछ यूनिफॉर्म हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए तो आपका ये जो हो जाएगा मोमेंटम करेक्शन फैक्टर 1 हो जाएगा। अगर आपका यूनिफॉर्म हो जाएगा, यूनिफॉर्म किस केस में होगा, आइडियल केस में होगा, तो आपका हो जाएगा 1। मोमेंटम करेक्शन फैक्टर इक्वल टू आपका हो जाता है, आपका मोमेंटम करेक्शन इक्वल टू हो जाता है v² dA इंटू v एवरेज का स्क्वायर इंटू एरिया। तो आप इसको आपका जब आपका यूनिफॉर्म हो गया तो भी ये दोनों भी बराबर हो गया, यही ना हुआ, तो आपका एरिया भी बराबर हो गया, एरिया भी टोटल कैलकुलेट करोगे तो इसका तो आंसर बन आ जाएगा। द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द करेक्शन फैक्टर, तो करेक्शन फैक्टर का लीस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। मोमेंटम करेक्शन हो चाहे काइनेटिक एनर्जी करेक्शन हो, दोनों क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। जब आइडियल कंडीशन होगा तो 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर, द वेलोसिटी इज 0 ओवर द हाफ ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया एंड यूनिफॉर्म ओवर द रिमेनिंग हाफ एरिया, देन मोमेंटम करेक्शन फॉर ईच। आपका मोमेंटम करेक्शन क्या होगा, मैंने मोमेंटम करेक्शन का फार्मूला ऑलरेडी निकाल चुका हूं। कह रहा है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा होगा, मान लो कि आपको टोटल देखते h था तो h में h/2 में v है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोफाइल और आधा में 0 है h/2 में, तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा जो आपका क्या हो जाएगा, आपका v/2 हो जाएगा।
एवरेज वेलोसिटी v/2 हो जाएगा जब इसका एवरेज करोगे, इस टोटल का एवरेज करोगे, तो आपका मोमेंटम करेक्शन इक्वल टू क्या हो जाता है? मोमेंटम करेक्शन इक्वल टू बीटा इक्वल टू आपका इंटीग्रेशन ऑफ 0 से कहाँ से करोगे? a/2 से करोगे ना, a/2 से आप करोगे, नीचे में तो कुछ है ही नहीं वेलोसिटी, तो a/2 से a करोगे इंटीग्रेट, और वेलोसिटी कितना है v और dA, v स्क्वायर सॉरी, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, v एवरेज का स्क्वायर, तो v एवरेज मेरा v/2 आया, तो v/2 का स्क्वायर इनटू एरिया का स्क्वायर, और एरिया नॉट स्क्वायर एरिया। तो जब इसको सॉल्व करोगे, इंटीग्रेट करोगे, तो यहाँ से v तो बाहर आ गया, v स्क्वायर, और एरिया को जब करोगे तो एरिया का dA का a हो जाएगा, तो a माइनस a/2 सॉल्व करोगे तो a/2 आ जाएगा, और नीचे का जब करोगे तो v स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा इंटू एरिया आ जाएगा, तो एरिया तो कट गया, और v स्क्वायर से v स्क्वायर कट गया, 2 कट गया, तो आपका ये 2 पर चला जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, 2 पर चला जाएगा, तो आपका 2 हो जाएगा फाइनली। सॉल्व कर रहे हैं ना, मैंने ये मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे, आपका 2 आंसर हो जाएगा राइट। If the velocity is 0 over 1/3 of the cross section in the uniform over remaining 2/3 the cross section, then correction of the kinetic। अब ठीक इसकी बार आपने काइनेटिक पूछ लिया है, तो काइनेटिक पूछ लिया है, तो अपने आप थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है फॉर इलेक्टिव एग्जाम। क्या कर रहा है, 0 ओवर, सॉरी छोटा कुछ कर दिया है, 2/3 ऑफ द एच में क्या है आपका, 2/3 ऑफ द एच में क्या है, यूनिफॉर्म है, और नीचे का 1/3 h/3 में आपका 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी करेक्शन पूछ रहा है, अल्फा पूछ रहा है, तो v एवरेज निकालोगे तो क्या हो जाएगा, एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका वेटेज एवरेज निकालो, 2/3 h नहीं भी लिखो तो चलेगा, v प्लस इसके लिए 0 हो गया डिवाइडेड बाय टोटल, तो टोटल 1 ले लिए मान लीजिए, तो आपका v एवरेज हो जाएगा, जो आपका आया है v एवरेज 2/3 आ जाएगा, सिंपल बात, ये सब तो 0 हो गया ना, तो 2/3 भी हो जाएगा v एवरेज, बाकी सॉल्व कर लो। काइनेटिक एनर्जी और करेक्शन फैक्टर, आपका एरिया कहाँ से इंटीग्रेट करोगे, a/3 से a तक करोगे, नीचे का तो 0 है ना जी, तो VQ इंटू dA डिवाइडेड बाई आपका क्या हो जाएगा, v एवरेज क्या था, v एवरेज का Q, तो 2/3 v का Q इंटू A। अब जब इसको सॉल्व करोगे, आप कर लेना, इसको सॉल्व कर देता हूँ, आपका जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका VQ तो बाहर आ गया, जब dA का इंटीग्रेशन dA हो जाएगा, तो a करोगे a माइनस a/3 करोगे, तो आपका आ जाएगा इंटू 2/3 आ जाएगा, सॉल्व करेगा ना, मैं शॉर्टकट में सॉल्व कर, और इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका 2 का पावर 3, तो 8 VQ बाई 27 हो जाएगा इंटू a हो जाएगा। जब इसको कटाओगे, कटाओ, ये कट गया, ये भी कट गया, और आपका 2 से 4 टाइम्स, और ये कट गया 9 टाइम 5 में, तो 9/4 आपका आ गया काइनेटिक एनर्जी, आपका 9/4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंटिन्यूटी इक्वेशन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एग्जांपल, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन आपका किस कंडीशन पे बेस्ड है, आपका स्टेडी फ्लो के बेस्ड है, स्टेडी फ्लो विद रिस्पेक्ट टू टाइम कांस्टेंट, आपका हो गया आंसर बेस्ड है। हाँ, कंटिन्यूटी इक्वेशन, क्योंकि इसमें रो का टर्म है, तो आप बोल सकते हो कंप्रेसिबल भी हो सकता है,
वैलिड फॉर एसटीडी एंड कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल, सबके लिए वैलिड है। तो आपका बेस्ट आंसर क्या हो गया, आपका एसटीडी के लिए। In most of the general knowledge equation in term per unit, जो आपका क्या दिया हुआ है, जी से डिवाइड किया हुआ है, तो आपका आंसर हो जाएगा जी। अगर जी का टर्म आ गया तो आपका क्या होगा, ये आपका रो जी है, वेट का टर्म है, तो एनर्जी पर यूनिट वेट का जो टर्म है, जो रो जी के टर्म में रहेगा तो पर यूनिट वेट हो जाएगा। Which one of the following potentials satisfy the continuity equation? पोटेंशियल फंक्शन कौन कंटिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है? कंटिन्यूटी इक्वेशन बेसिकली होता है du by dx प्लस du बटा dy प्लस dw by, ये गलत है उसकी। आपका जो पोटेंशियल फंक्शन दिया हुआ है, पोटेंशियल फंक्शन दिया हुआ फाई, तो आप इस ऑप्शन को डायरेक्ट मैं लेता हूँ तो क्या होता है, तो आप जब फाई दिया हुआ है, फाई इक्वल टू इतना दिया हुआ है, तो फाई अगर आपका माइनस डी फाई बाई डी एक्स करते हो तो यू देता है, तो आपका से माइनस टू एक्स आ जाएगा, और जब डी फाई बाई डी वाई करोगे तो भी निकलेगा, तो ये आ गया। तो आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन होता है, क्या पूछ रहा है, सेटिस्फाई द कंटिन्यूटी इक्वेशन। यहाँ पे गलत है, सॉरी फॉर दिस काइंड ऑफ मिस्टेक, यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस था, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब सही हो जाएगी। तो आप जो कंटिन्यूटी इक्वेशन होता है du by dx प्लस dv by dy इक्वल टू 0 कर दो, टू डायमेंशन तो फिर, तो यहाँ पर du by dx करोगे तो -2 और dv by dy करोगे +2 इक्वल टू 0, सेटिस्फाई कर रहा है दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन आपका सेटिस्फाई कर रहा है कंटिन्यूटी इक्वेशन, बाकी किसी में नहीं सेटिस्फाई करेगा, आप सॉल्व करके देख लेना वन बाय वन। The magnitude of the component of the velocity at the point of the 1,1 extreme function r, तो extreme function का जो magnitude of the, आपका क्या पूछ रहा है, component of the velocity of the component, velocity का component पूछ रहा है 1,1 पे, तो हम क्या करें, तो psi इज इक्वल टू जो होता है, psi से जो u निकालने का फॉर्मूला है d psi by dy करोगे तो माइनस ऑफ u आएगा, और d psi by dx करोगे तो v आएगा। तो psi का इक्वेशन क्या था, एक्सट्रीम फंक्शन का इक्वेशन क्या था, एक्सट्रीम फंक्शन का x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, तो अब d psi by x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, तो d psi by dy करोगे तो आपका क्या आएगा, माइनस ऑफ 2y आ जाएगा, तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2y, और d psi by dx करोगे तो v आएगा। ये फार्मूले है, आप रिमेंबर कर लेना ये दोनों फार्मूले। तो d psi by dx करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, d psi by dx क्या आ जाएगा, v आ जाएगा, तो यहाँ से 2x आ जाएगा। तो 1,1 पे अगर वेलोसिटी पूछ रहा है तो 1,1 पे जब वैल्यू डालोगे तो u इक्वल टू 2 हो जाएगा 1 पॉइंट पे, अब 1 पे क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। तो नेट वेलोसिटी निकालोगे तो आपका u डायरेक्शन में 2 है और y डायरेक्शन में 2 है, तो आपका जो वेलोसिटी हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 2 हो जाएगा। सॉल्व the motion of air mass in a triangle is, तो ट्रायंगल के केस में क्या होता है, फोर्स वोल्टेज एट द सेंटर होता है, फ्री वोल्टेज आउटसाइड होता है। ट्रायंगल किसको कहते हैं, जो आपका विंडोई टाइप का आता है जिसमें कुछ ऐसा बनता है मोशन,
तो अंदर में क्या होता है, लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है। तो लो प्रेशर जोन क्रिएट होने से अंदर में फोर्स वोल्टेज होता है और बाहर वाला भी पार्ट को घुमाने लगता है। तो आउटर साइड क्या हो जाएगा, फ्री वोर्टेक्स साइड ऑफ आउटर साइड। In the force vortex motion, the velocity of the flow, force vortex motion में आपका क्या होता है, velocity of the flow आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द रोटेशन। यहाँ को आपका जब बात कर रहा है फोर्स वोर्टेक्स का जो होता है v इक्वल टू क्या हो जाता है, फोर्स वोर्टेक्स में v इक्वल टू ओमेगा हो जाता है। तो वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल है, रेडियल डिस्टेंस r का प्रोपोर्शनल। वही बात की है, वही पूछ रहा था फोर्स वोर्टेक्स का केस में क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रीम लाइन एंड पाथ लाइन ऑलवेज कोइंसाइड इन केस, तो किस केस में कोइंसाइड करेगा, जब फ्लो स्टेडी होगा तो स्ट्रीम लाइन पाथ लाइन तो सब एक साथ कंबाइंड हो जाएगा, कोइंसाइड हो जाएगा। तो आपका स्ट्रीम लाइन पाथ लाइन और स्ट्रीक लाइन सब कंबाइंड हो जाएगा एट स्टेडी फ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, काइनेटिक एनर्जी करेक्शन इज द, काइनेटिक एनर्जी करेक्शन के लिए पहले मैं बता चुका हूं। काइनेटिक एनर्जी में q वाला जो हो जाएगा, तो q वाला कौन है, a bq dA by v एवरेज इनटू a। मोमेंटम करेक्शन फैक्टर फॉर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन शोइंग द फिगर, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम दिया गया, तो आपका इसमें मोमेंटम करेक्शन फैक्टर दिखाना है। मोमेंटम करेक्शन फैक्टर का ऑलरेडी पहले का फार्मूला में बता चुका हूं। तो एरिया इसको सॉल्व करो, आपका एवरेज वेलोसिटी निकालो। एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, थोड़ा सा ये देखिए है, एवरेज वेलोसिटी इसमें कंपोनेंट लेके सॉल्व करना होगा। तो एरिया क्या हो जाएगा, जो भी हो आपका जो इसका एरिया डिस्टेंस पे निकालोगे वेलोसिटी, अगर एक ब्रीथ करते हो एज्यूम 1 यूनिट, तो आपका एरिया क्या हो जाएगा, बाई नॉट हो जाएगा। तो जो आप वेलोसिटी किसी डेप्थ पे बताते हो, मान लो ना इसी तरह से बाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो बाई अगर मान लो कि नीचे से लेते हैं तो बाई डिस्टेंस से अगर आपको वेलोसिटी बताना है तो क्या हो जाएगा, अगर बाई नॉट डिस्टेंस में आपका वेलोसिटी v नॉट था, दैट इज वेलोसिटी और ये u नॉट है, i नॉट है, तो मेरा 1 में कितना हो जाएगा, u नॉट बाई नॉट। तो हमारा बाई में कितना हो जाएगा, तो बाई में मल्टीप्लाई कर लो, ये मेरा हो गया किसी भी डेप्थ पे मेरा वेलोसिटी इतना हो गया, तो मेरा वेलोसिटी का एक कंपोनेंट हो गया। मैं इस तरह से लिख लूंगा। और एवरेज वेलोसिटी होगा जो आपका u नॉट बाई 2 हो जाएगा। सिंपल बात है, ट्रायंगल है तो आधा हो जाएगा। जब आप कोई चीजें को सॉल्व करोगे, चीजों को सॉल्व करो तो आपका क्या होगा, आपका 0 से a के लिए आपका कर रहे हो और u नॉट इनटू आपका क्या हो जाएगा बाई, और यहाँ से क्या हो जाएगा बाई नॉट डिवाइडेड बाई एवरेज एरिया का, ये क्या था स्क्वायर में था, और डी ए हो जाएगा, और डी ए हो जाएगा, और यहाँ पर से जो हो जाएगा मेरा एवरेज एरिया कितना हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी u नॉट बाई 2 का होल स्क्वायर इनटू एरिया। तो एरिया क्या आ रहा था यूनिट विड्थ के लिए बाई नॉट, और जब इसका बात करेंगे तो आपका ये हो जाएगा डी बाई नॉट, डी बाई हो जाएगा बाई नॉट
बाय नॉट डी बाई, जब इसको सॉल्व करोगे, इंटीग्रेट करोगे, तो आपका बीटा का वैल्यू 4/3 आ जाएगा। सिंपल वन, आप करके देखो, तो मैं अगले लेक्चर में डिस्कस कर दूंगा। मैं इतना तो कर चुका हूँ, सिर्फ इंटीग्रेट करना है आपको।